ये हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है? अगले 2 मिनट में एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको समझाने वाला हूं। ये डेटा देखिए आप। ये डेटा कुछ प्राइवेट स्कूल्स का सैंपल है, उसकी स्टडी करी गई है रिसेंटली। ओके, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स हर साल अपनी फीस कोई 15% से बढ़ा रहा है, कोई 13% से बढ़ा रहा है, कोई 11% से बढ़ा रहा है। आप ये डेटा देख सकते हैं। अब 15% और 11% और 13% की फीस हाइक बिल्कुल नाजायज़ है। क्यों है नाजायज़? क्योंकि अगर हम भारत की इन्फ्लेशन रेट को देखते हैं, महंगाई दर को देखते हैं, औसतन 4 से 5% की मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट औसतन रही है, एवरेज बेसिस पे रही है। कभी 2% हो जाती है, कभी 3%, कभी 4%, कभी 5%। तो प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस इतनी तेजी से क्यों बढ़ाते हैं? 15%, 12%, 10%। इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ता है आपके और मेरी पॉकेट पे, क्योंकि हर साल हमारे बच्चों की प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ती जाती है। दूसरा पॉइंट आप इस पूरे डेटा में देखिएगा कि एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ये एक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं किसी स्कूल को यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप डेटा देखिए। नर्सरी की इनकी फीस 90,000 रुपये होती थी एक साल की। कब? 2019-20 के टाइम में। वो फीस बढ़ के अब 1,70,000 हो गई 2025-2026 के आसपास। अब मैं ये किसी स्कूल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बाकी स्कूल्स की भी फीस देख सकते हैं। मतलब नर्सरी के बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा फीस। ये दूसरा बड़ा मुद्दा है कि फीस की कितनी लिमिट है, क्या कैपिंग है। तीसरी बड़ी बात, ये सारी फीस होने के बाद भी प्राइवेट स्कूल्स और भी कई तरह की फीस आपसे और मेरे से चार्ज करते हैं। कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन का फीस हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म लेना है, बैग्स लेने हैं, शूज़ लेने हैं, तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की अपॉइंटेड शॉप्स होती हैं, वहीं से लेना है और उसी प्राइस पे लेना जिस प्राइस पे वो देते हैं। तीसरी बात, एनुअल फंक्शन डे आएगा, उसकी फ़ीस अलग से लेंगे। इस तरह से पूरी साल में बहुत सारे ढेरों चार्जेस मिलू के आप देखेंगे तो एक बच्चे को आज पढ़ाना एक तरह से बहुत ही महंगा हो गया है। जिनके 2 बच्चे हैं उनके लिए और भी डबल महंगा हो गया है, जिनके 3 बच्चे हैं उनके लिए और भी महंगा हो गया है। पॉइंट सिंपल है कि अभी हमारे प्राइवेट स्कूल्स जो भारत में चल रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें अभी एक बहुत बड़ा इशू एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बन गया है, चाहे आप कितना भी इनकम कमा लीजिएगा। बिकॉज इस तरह से अगर रेट्स बढ़ रही हैं तो हम कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे। अब आप मेरे को पूछोगे राहुल भाई ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, आप एक मेन पॉइंट समझ लीजिए। हमारे भारत में प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत। अब ये जो एक्ट है ना, सेंटर लेवल पे एक्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? कि इस पूरे एक्ट में कहीं पे भी ये कैपिंग नहीं है कि भाई एक प्राइवेट स्कूल फीस को मैक्सिमम इस परसेंटेज से बढ़ा सकता है। इस तरह की कोई कैपिंग नहीं है। कैपिंग का तो छोड़ो, इसमें कहीं भी इस एक्ट में ये डिक्लेयर नहीं किया गया है या इसको रेगुलेट नहीं किया गया है कि कितने तरह की फीस एक प्राइवेट स्कूल चार्ज कर सकता है। तो मतलब फीस को लेके, प्राइसिंग को लेके ये जो एक्ट है ये साइलेंट है और ये 2009 का एक्ट है। हम 2026 की बात कर रहे हैं। ये एक्ट पूरी तरह से चेंज होना ज़रूरी है, इसमें कैपिंग होना ज़रूरी है। मैं कुछ स्टेट्स का भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु स्टेट जो है हमारे यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप बात करें तो वो एक स्टेट लेवल पे एक्ट लेके आए हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल्स की फीस ज़्यादा ना बढ़े। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही एक सिमिलर अभी सिचुएशन हुआ था दिल्ली में। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 के अंदर ये बात करी गई कि भाई 15% की कैपिंग होनी चाहिए फीस में। अब मैं कहता हूं कि यार ये रेगुलेशंस जो हैं ये किस काम के हैं? मतलब आप कैपिंग भी 15% की कर रहे हो, ठीक है। एंड दूसरी बात, ये सारे स्टेट लेवल पे अगर जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। हमें सेंटर के लेवल पे जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें बदलाव चाहिए और उसमें सारी की सारी कैपिंग होनी चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 3% की है तो आप प्राइवेट स्कूल्स को बोलिए कि आप मैक्सिमम 2% ज़्यादा इन्फ्लेशन से आप अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है। तो पॉइंट ये है कि अभी प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन बहुत महंगी हुई है। अब आप बोलोगे राहुल भाई एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज दें? तो आप भेज सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है मैं इसमें कुछ कॉमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। बवाल मच जाएगा वरना फालतू में। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आप सरकारी स्कूल जाके देखिए, हालत देखिए वहाँ पे क्या है, बहुत ही बेकार हालत है, ठीक है। तो पॉइंट है कि हमारे प्राइवेट स्कूल की एजुकेशंस में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लानी ज़रूरी है। एक्ट्स का होना ज़रूरी है, रेगुलेशन का होना ज़रूरी है। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत करते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेज दीजिएगा। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। क्यों लिखेंगे आप? क्योंकि जब आप अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे तो इसका मतलब आपको ये मुद्दा हिट किया है, आप इस मुद्दे को समझ पाए हैं और आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं
कमेंट्स में। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखते हैं तो यूट्यूब और फेसबुक जो इनकी एल्गोरिदम्स होती हैं ये डिटेक्ट करती हैं कि भाई यहाँ पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचने की एक उम्मीद होती है। जितने ज़्यादा लोग इस बात से जागरूक होंगे कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में अभी क्या चल रहा है, उतना हमारे लिए फ़ायदे में, उतना हमारे पेरेंट्स के लिए फ़ायदे में है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स की एक एटीएम मशीन बन के रह जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट एजुकेशन है वो पूरी की पूरी कमर्शलाइज हो जाए, हर साल फीस मतलब किसी भी तरीके से बढ़ती रहें। इट हैज़ टू स्टॉप एट सम पॉइंट एंड थ्रू दिस वीडियो आई एम रेजिंग माई वॉइस कि इट नीड्स टू स्टॉप नाउ। बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है। हर साल अगर इस तरह से फीस बढ़ती रही तो हम कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हुए अब मैं दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ता हूं इस वीडियो के, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता ये कब फिक्स होंगी चीज़ें, ठीक है, लेकिन एज ए पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं या अभी पेरेंट नहीं हैं और बाद में पेरेंट बनने वाले हैं, तो भी आपको कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और उसमें जो 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, मैं देखता हूं दिन रात जो लोग मिस्टेक्स करते हैं, उनको मैं आपको डेटा के साथ नेक्स्ट 5 या 7 मिनट में समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा, समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या सिखाने वाला हूं आप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को लेके कैसे हम SIPs या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्टेप नंबर वन ये होता है कि सबसे पहले आप ये तय करेंगे कि भाई मैं अपने बच्चे को लॉयर बनाना चाहता हूँ या मैं उनको मेडिकल में भेजना चाहता हूँ। जो भी आप करना चाहते हैं पहले ये तय कर लीजिएगा, और उसकी क्या अभी के वक्त में कॉस्ट है वो आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है, मान लीजिए 10 लाख रुपए में आपको लगता है कि भाई मुझे MBBS कराते वक्त 10 लाख की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, 10 लाख की सेविंग के लिए अपने प्रयास चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी मान लीजिए 6 साल की उम्र का है और जब वो 16 साल का बच्चा आपका हो जाएगा तब आपको 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या उस वक्त 10 लाख की वैल्यू वही होगी जो आज है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको अभी दिखाया है कि किस तरह से इन्फ्लेशन की वजह से एजुकेशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है हर साल। तो अगर आज मेडिकल का कोर्स 10 लाख की कीमत में आ रहा है तो क्या 10 साल बाद वो 10 लाख की ही कॉस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं करते हैं। हमें इन्फ्लेशन को कंसीडर करना है, और उसमें भी मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, हम लोग इन्फ्लेशन को 10% मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी डेटा दिखाया है कि भारत में इन्फ्लेशन रेट जो होती है प्राइवेट स्कूल्स की वो कितनी है, कहीं 10% है, कहीं 12% है, कहीं 13% है। तो मान लीजिए आपको 10 लाख की जरूरत पड़ने वाली है, आपका बच्चा अभी 6 साल का है, 16 साल का जब आपका बच्चा हो जाएगा यानी कि 10 साल के बाद आपको 10 लाख के इक्विवेलेंट अमाउंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 10 लाख लिया, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको 10 लाख कर देता हूँ, लेट्स से 10 लाख, और 10% का एनुअल यहाँ पर मैं इन्फ्लेशन रेट लगा लेता हूँ, और टाइम पीरियड मेरा 10 साल का है, ठीक है। तो मुझे फ्यूचर कॉस्ट कितनी निकल के आती है? तकरीबन 26 लाख रुपए। मतलब कि अगर मैं मान के चलूँ कि 10% से ये कॉस्ट बढ़ेगी तो मुझे 10 साल के बाद जब मेरा बच्चा 16 साल का हो जाएगा मुझे मोटा मोटा 26 लाख की जरूरत हो। तो हमने यहाँ पर 2 मिस्टेक्स अवॉइड कर दी। एक तो हमने ये देख लिया कि इन्फ्लेशन को यूज़ करना है, और दूसरा इन्फ्लेशन भी हमें 3 या 4 या 5% नहीं रखना है। हमें कितना रखना है? 10% के आसपास रखना है। हाँ, इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको 9 रखना है, 11 रखना है। मैं राउंडेड फिगर 10% का यहाँ पर इन्फ्लेशन लेके चलता हूँ। मतलब मुझे 26 लाख की ज़रूरत होगी अगर मेरा एक बच्चा है। तो 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की सिमिलर प्लानिंग होगी। मैं आपको एक की प्लानिंग पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। अब इसमें स्टेप नंबर 2 आता है कि हम अब ये चेक करें कि अगर हमें 26 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है 10 साल के बाद, मुझे कितनी SIPs करनी है। उसकी भी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। किसी भी गोल बेस्ड SIP की कैलकुलेटर आप ले लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा टारगेट अमाउंट मेरा कितना है, 26 लाख रुपए का। अब मुझे कितनी SIPs करनी पड़ेंगी इस गोल को मीट करने के लिए। तो मैंने कुछ यहाँ पे अजम्पशंस लिए हैं। मैंने क्या अजम्पशन लिया है कि मैंने मान के चला कि 1 लाख रुपए मेरे पास अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स 1 लाख रुपए दे दें, या आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए हो, मान के चलिए कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास ऑलरेडी है, और 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चला है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस जो SIP ग्रो होंगी 12% के हिसाब से मैंने मान के चला। एजम्पशन है, गारंटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ हमें एजम्पशन चाहिए, वो मैंने 12% माना है। तो अगर इससे कैलकुलेट करें तो निकल के आता है भाई मुझे मोटा मोटा 9,853 की मंथली SIPs करनी है अगर मुझे 26 लाख रुपए हिट करने हैं 10 साल के बाद 12% की रिटर्न्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर लोग दूसरी मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं? उन्होंने कैलकुलेशन तो कर ली, लेकिन उन्होंने किस चीज़ का प्रोविजन नहीं किया, किस चीज़ की प्लानिंग नहीं करी?
कैपिटल गेन टैक्स की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। देखिए ये जो 26 लाख रुपए बनेंगे 10 साल के बाद, एज्यूम करते हैं 26 लाख बन गए मान लीजिए, तो इसमें आपका कुछ तो कैपिटल रहेगा जो आपने SIPs करी हैं, कितना रहेगा 12,82,000, और इसमें आपके प्रॉफिट्स या रिटर्न्स कितने बने 13,17,000, 13,17,000। तो जो 13,17,000 आपके बने, इस पे अभी की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो है 12.5%। मतलब इसमें से 12.5% आपको सरकार को देना पड़ेगा अगर आप ये पैसा विड्रॉ करेंगे। उसमें बारीकी में नहीं जा रहा हूँ कि कुछ फ्री भी निकलता है वगैरह वगैरह, बट मोटा मोटा मान के चलते हैं। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि 10 साल के बाद क्या ये 12.5% रहेगी? ज़रूरी नहीं है ना। गवर्नमेंट ने इसको अभी रिसेंटली 10% से 12.5 बढ़ा दिया। हाउ डू वी नो कि 10 साल के बाद गवर्नमेंट इसको वापस से नहीं बढ़ाएगी? भाई मुझे तो लगता है सरकार टैक्सेस बढ़ा ही रही है, कम तो नहीं कर रही है। कहाँ कम कर रही है बताइए? कम तो नहीं कर रही है, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी एक बन के निकल के आती है कि भाई 12.5 की जगह हो सकता है ये 15% पहुंच जाए। तो मैं थोड़ा एक कंजर्वेटिव साइड में लेके चलूंगा कि भाई मेरे को कंजर्वेटिव प्लानिंग करनी है। मतलब अगर टैक्स ज़्यादा है तो मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, एज इन मेरा फिर भी गोल हिट होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मान के चलूंगा कि इस 13,17,000 पे मुझे 15% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा। वो मैं अभी प्लान कर लूँगा जिससे कि मेरी गोल जो है अच्छे से, मेरी जो SIP की अमाउंट है वो अच्छे से कैलकुलेट हो जाए। तो मैंने इसके लिए क्या करा, मैंने इसके लिए एक कैलकुलेशन लगाई कि मैं 26 लाख की जगह मुझे 29 लाख 29 लाख की ज़रूरत अगर मैं मान के चलता हूँ तो मेरी क्या मैथ्स निकल के आती है। ठीक है, 29 लाख का अगर मैं मान के चलता हूँ तो उस केस में मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 14,37,000 और एस्टिमेटेड रिटर्न्स बन के आएंगे 14,62,000। अब इस 14,62,000 रुपीज़ में से 15% मेरा टैक्स कट जाएगा, और जब वो 15% टैक्स कट जाएगा तो मोटा मोटा टैक्स बन के आता है 2,19,000 रुपीज़। ठीक है, वो निकल जाएगा, वो मैं पे कर दूंगा। तो इसका मतलब मेरा 29 लाख का जो कॉर्पस बनेगा उसमें से 2,19,000 निकल जाएगा, तो मोटा मोटा 26,80,000 मेरे बन जाएंगे। ठीक है, मतलब 27 लाख के आसपास मेरे पास फिर भी रहेगा। देखिए ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नंबर्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमने क्या अवॉइड कर दी है कि हमने 15% का कैपिटल गेन टैक्स को एकदम प्रोविजन कर लिया, जिससे कि हमें बाद में ये दिक्कत ना हो कि हमारे फंड्स कम पड़ जाएं, बच्चे की पढ़ाई के लिए हमें मुश्किल आए, वो हम नहीं चाहते। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करते हुए आपके पास ये निकल के आता है कि भाई मुझे अब इस केस में कितनी EMIs करनी होंगी, मुझे EMI करनी होंगी एक्चुअली 11,144 रुपीज़ की। ये अमाउंट निकल के आ गया। अब यहाँ पर एक तीसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी होती है कि राहुल भाई 11,000 रुपीज़ की मैं SIP नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं, मुझे पढ़ाई तो करानी है लेकिन मैं SIPs इतनी मेरे पास बचत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में? तो देखिए इस केस में अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई आपको मैजिक वॉन्ड दे दूं या कोई लॉटरी का टिकट दे दूं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उस केस में आपके पास कपल ऑफ ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये आता है कि आप बोलिए कि भाई मैं 11,000 की नहीं कर सकता, तो कितने की करेंगे? मान लीजिए 8,500 की आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं हर साल इस 8,500 को 10% से बढ़ा सकता हूं, क्योंकि हर साल मेरी इनकम बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, तो मैं थोड़ी थोड़ी इनकम जो बढ़ेगी उससे 10% और एक्स्ट्रा निकाल के अपने बच्चे की SIPs को टॉपअप करता रहूंगा। उनको टॉपअप SIP कहते हैं, स्टेपअप SIP भी कहते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में आप फिर भी अपना जो गोल है वो ऑलमोस्ट मोटा मोटा हिट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने एक रफ कैलकुलेशन लगाई है। अब आप बोलोगे राहुल भाई ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं टॉपअप नहीं करूं। ठीक है, मैं टॉपअप नहीं करना चाहता, मैं तो फिक्स अमाउंट करना चाहता हूं। तो एक ऑप्शन जो हायर रिस्क वाला है कि आप ये कोशिश करो कि 12% की बजाय 14% रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करो। रिस्की ऑप्शन है क्योंकि फिर 14% रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, गारंटी तो कोई होती नहीं। बट उस केस में आपकी SIP निकल के आती है 9,650 रुपीज़। तो इस तरह से आप दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड हों उनकी एक एडवाइस लीजिएगा, उनको पे करिए उनकी कंसल्टेंसी जो भी फीस है, और उनसे पूरा प्लान ले लीजिए कि सर मुझे ये प्लानिंग करना है, मैम मुझे ये प्लानिंग करना है, आप मुझे पूरा प्लान बना के दो। वो आपकी पूरी मदद करके देंगे आपको, और उससे आपका एक गोल निकल के आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर फ्री एक बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप अगर किसी एडवाइज़र से भी बात करेंगे ना, तो आपको जब वो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहेंगे। मेरा इंटेंट यही कि मैं आपको फ्री में जितने ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं वो एक चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक एट्सेट्रा के माध्यम से आपको समझा पाऊं। और अगर आपको मेरा इंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, जिससे आपके नेटवर्क में ये वीडियोस पहुँचें।
अच्छे से अच्छे लोग प्लानिंग कर पाएँ, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर पाएँ। तो इस तरह से आप इसकी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि राहुल भाई मेरी एसआईपी मुझे समझ में आ गई, मुझे क्या अमाउंट निकल के आती है, अब इसमें आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो देखिए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन 3, 4, 5 कुछ ऑप्शंस आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आप वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहें। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है कि चिल्ड्रन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स। सो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो चाइल्ड की एजुकेशन के लिए ही ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू एक बार समझाना कुछ चाहता हूं। देखिए, मेरे स्क्रीन पे देखिए, एसबीआई का चिल्ड्रंस फंड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये फंड्स क्या होते हैं? ये एक तरह के अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं। हाइब्रिड फंड्स मतलब ये इक्विटी यानी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो एग्जांपल दिखाऊंगा अभी 1 मिनट में। लेकिन इन चिल्ड्रन फंड्स की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है, या जिसको कहें कि एक फायदा भी होता है, वो होता है लॉक इन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इनमें लॉक इन पीरियड है मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स और टिल द चाइल्ड अटेन एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब जब बच्चा माइनर से मेजर हो जाता है ना 18 साल की उम्र में, तब तक आप ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, या मिनिमम 5 ईयर्स। ये लॉक इन पीरियड क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पेरेंट्स प्लान तो कर लेते हैं, पैसा तो इन फंड्स में डाल देते हैं, फिर 2 साल के बाद बोलेंगे यार पैसा निकाल लेते हैं, कहीं कुछ और की ज़रूरत पड़ गई या कहीं और पैसा निकाल के लगा दिया, उसको अवॉइड करने के लिए, जिससे कि आप गोल पे रहें। लेकिन कुछ लोग इसको एक लिमिटेशन मानते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपका कितना कंट्रोल है आपके ऊपर। ठीक है, अब इन फंड्स में होता क्या है, अब इन फंड्स में आपको दिखाता हूं, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स, उसी के जैसे आप देखिए एनएवी मूव होती है, अप एंड डाउन होता है। अभी मार्केट करेक्ट हुआ है तो ये भी करेक्ट होते हैं। ठीक है, वैसे ही बिहेव करते हैं इनके। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, इसमें भी 2 ऑप्शन है, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर मतलब रेगुलर में एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, देखिए 1.83% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है। डायरेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 0.83, मतलब 1% का फर्क है। तो सस्ता कौन सा है? डायरेक्ट फंड। ठीक है, डायरेक्ट फंड में आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर है तो आपको किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेना पड़ेगा। वो आपको थोड़ा टाइम टू टाइम एडवाइस भी करते रहते हैं, गाइड भी करते रहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा चार्ज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये डेटा फरवरी 2026 तक का है। अभी मार्च में जो वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो करेक्शन हुआ है वो इसमें रिफ्लेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी डेटा देख सकते हैं, 5 साल में कितने रिटर्न्स हैं, 3 साल में कितने रिटर्न्स हैं, 1 साल में कितने रिटर्न्स हैं। ये गारंटेड रिटर्न्स नहीं है, फ्यूचर में भी इन रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। तो इस बेसिस पे इन्वेस्ट अपने को नहीं करना है। अपने को क्या देखना है कि क्या आप चाइल्ड एजुकेशन वाले फंड्स में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप लॉक इन पीरियड आपको जमता है तो ये एक ऑप्शन बनता है, कोई बेकार ऑप्शन नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा होता है मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। ये एसबीआई चिल्ड्रन फंड की फॉर एग्जांपल फैक्ट शीट है। ठीक है, इसमें आप डेटा देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इन लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है स्मॉल कैप्स में, आप देख सकते हैं 50.35%। उसके बाद मिड कैप बहुत कम है 2.68%, लार्ज कैप स्टॉक्स ज़्यादा हैं 21% है, और इसमें फॉरेन इक्विटीज़ भी हैं। फॉरेन शेयर्स कहाँ कौन कौन से हैं देखिए, अल्फाबेट है यहाँ पर, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल करके है, टोटल 10% का इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है। और डेट इसमें बहुत कम था फरवरी 2026 के डेटा के हिसाब से, बहुत ही कम। सॉवरन जो आपको दिखाई दे रहा ना, सॉवरन मतलब डेट, ठीक है, वो डेट कितना 0.18, बहुत कम है इस वाले फंड में। लेकिन ये वेरी करता है, फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना हमें स्टॉक्स में रखना है, कितना डेट में रखना है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, एचडीएफसी का भी एक फंड है, चिल्ड्रंस फंड है। अगेन दोनों में से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कंपैरिजन भी नहीं कर रहा है यहाँ पर। सेम कॉन्सेप्ट है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, 65 to 80% का जो पैसा है ये किस में लगाते हैं, स्टॉक्स में लगाते हैं, बाकी किस में लगाते हैं, डेट में लगाते हैं। ठीक है, इसमें भी वही होता है, रेगुलर होता है और डायरेक्ट होता है। इनके रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स इनके बन के आए हैं सिंस इंसेप्शन। ये काफ़ी पुराना फंड है शायद कंपेयर टू एसबीआई, इसके रिटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी मैं फंड जो फैक्ट शीट है वो देख रहा था, उस फैक्ट शीट में क्या निकल के आता है कि यहाँ पर देखिए 65% इनका, ये फरवरी 2026 का डेटा है, 65% इन्होंने स्टॉक्स में डाला हुआ है, 17% इन्होंने सॉवरन जो डेट होता है उसमें डाला हुआ है, और कुछ इन्होंने बॉन्ड्स में भी डाले हुए हैं 12.03%। तो यहाँ पर इक्विटी कंपोनेंट इनका कम है कंपेयर टू एसबीआई। बट ये फंड एक स्टाइल होती है फंड मैनेजर की, वो कितना डेट में रखेंगे, कितना इक्विटी में रखेंगे, आपको ये सब वरी करने की जरूरत नहीं है। आप तो किसी चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 1 आता है उन लोगों के लिए जो लॉक इन के से दे आर हैप्पी, और ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी इसमें भी रहेगी, उतार चढ़ाव इसमें भी रहेगा, वो आपको समझ के चलना है। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन आता है जो आता है कि आप बोलोगे कि राहुल भाई मुझे तो लॉक इन पीरियड नहीं जमता, मैं नहीं चाहता कि मैं फंस जाऊं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, मैं केवल सिंपल इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद के डीमैट अकाउंट से सिंपल इंडेक्स फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन उसमें भी आपको खुद का डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा तो आप भाग लिए, जैसा भी हुआ। वेस्ट एशिया वॉर छिड़ा तो मार्केट गिरा, निफ्टी 15% गिर गया, मिड कैप स्मॉल कैप तो 20% गिर गए, लोग भाग लिए कि यार म्यूचुअल फंड में एसआईपी रोक दी, चाइल्ड का जो एजुकेशन प्लान था, गोल था, उसकी एसआईपीज रोक दी। नहीं, वो नहीं करना है। जब एसआईपी एक बार आप चालू कर देते हो तो जब तक गोल आपका हिट ना हो तब तक आप अपनी एसआईपी ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा, वरना आप डीरेल हो जाओगे। क्योंकि मार्केट में ये सारे फ्लक्चुएशंस हमेशा आते ही रहेंगे, आज कुछ है कल कुछ है, ये नॉइज़ है, इसको आप अवॉइड करिए। अगर आप लंबे समय के प्लान कर रहे हैं तो अपनी एसआईपीज को जारी रखिए। इंडेक्स फंड्स की मैं बात कर रहा था, निफ्टी 50 एक सिंपल इंडेक्स, निफ्टी 500, इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोज़ में चर्चा कर चुका हूँ। लोगों को बेसिक डिफरेंस ही नहीं मालूम होता, क्विकली समझा देता हूँ। निफ्टी 500 और निफ्टी 50 में अभी तक की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो निफ्टी 500 ने बेटर परफॉर्मेंस किया है रिटर्न्स के हिसाब से, ठीक है। 43x हुआ है पिछले ऑलमोस्ट लेट्स से 26 साल में, और निफ्टी 50 31x हुआ है। निफ्टी 50 ना कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, केवल टॉप 50 स्टॉक्स पे ही पूरा बेट है। निफ्टी 500 में मिड कैप भी आ जाता है, स्मॉल कैप भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ, निफ्टी 500 में 90% आपका मार्केट कवर हो जाता है, निफ्टी 50 में उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों बेसिक इंडेक्स अच्छे हैं, आपकी समझ के ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। और इनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप जाकर मेरे चैनल पे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी वीडियोस मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे 10 से 20 वीडियोस देखोगे ना तो आपको इतना आपका नॉलेज बढ़ जाएगा फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको लगेगा कि यार हाँ, मैं बहुत सीख लिया ऑलरेडी 15-20 वीडियोस से। नोटिफिकेशन दबा के रखिएगा जिससे कि जैसे ही वीडियो मैं डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, आप तुरंत अपनी नॉलेज अपग्रेड कर लो। तो ये होता है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो बोलते हैं कि भाई राहुल भाई, हमें इंडेक्स में नहीं करना, इंडेक्स से हमें ज़्यादा बेटर रिस्क लेनी है, हायर रिस्क लेनी है, हायर रिटर्न चाहिए, तो हम क्या करें। तो देखिए, मिड कैप स्पेस एक ऐसा स्पेस है जो आपको समझना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ डेटा रख रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें कंपैरिजन है निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, मतलब स्टॉक नंबर 51 to 100 का। नंबर 3 है निफ्टी मिड कैप 150, मतलब स्टॉक नंबर 100 to 250, ठीक है। और स्मॉल कैप विच इज स्टॉक नंबर 250 to 500। ये नंबरिंग क्या है, सिंपली अगर आप टॉप 500 स्टॉक्स को देखोगे तो उसमें टॉप 50 हुए निफ्टी 50 में, नेक्स्ट 50 हुए निफ्टी नेक्स्ट 50 में, उसके बाद नेक्स्ट 150 स्टॉक्स हुए मिड कैप में, और उसके बाद नेक्स्ट 250 स्टॉक्स हुए स्मॉल कैप में, ठीक है। अब इनमें हम परफॉर्मेंस अगर एनालाइज करें कि किसने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो ये निकल के आता है कि मिड कैप 150 ने आउट परफॉर्म करा है सारी कैटेगरीज को। इसने अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है 21.1 टाइम्स इन लास्ट 20 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग, ओके। और कैगर बेसिस पे, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखूं मैं इसकी हर साल की, तो निकल के आती है 16.5%, जो कि सारे बाकी इंडेक्सेस से बेटर है। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा, मिड कैप बहुत वॉलेटाइल होते हैं, ये गिरते भी बहुत तेजी से हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में घबराते नहीं हैं तो ही मिड कैप में घुसिएगा, वरना मिड कैप से बाहर रहिएगा आप, ठीक है। मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, ठीक है। तो ये हुआ मिड कैप स्पेस। चौथा ऑप्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। एग्जाम्पल के लिए आईसीआईसीआई का एग्जाम्पल लेके कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में क्या होता है, इसमें आप इक्विटी यानी स्टॉक्स, डेट एंड प्रेशियस मेटल्स मतलब गोल्ड और सिल्वर, सारे के सारे एक ही फंड में आ जाते हैं। और फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कब मुझे इक्विटी में अपना एलोकेशन बढ़ाना है, कब मुझे डेट में बढ़ाना है, कब मुझे गोल्ड या सिल्वर में बढ़ाना है। आपको ये सब कुछ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फंड में सब कुछ आपको मिल जाता है। और इसकी परफॉर्मेंस आप देखिए, ये डेटा अगेन फरवरी 2026 तक का है, मार्च का करेक्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मार्च का मार्केट का करेक्शन आप लगाओगे तो ये रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरा है मार्च में। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखिए, 5 साल में देखिए, तो इनका कैगर कितना निकल के आता है, 19% का इन्होंने रिटर्न यहाँ पर दिया है। अगेन कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है। वी ऑल नो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये 20% की जगह 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है कि जिसमें आपको काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है। तो आप अगर इस तरह के इन्वेस्टर की डाइवर्सिफाइड चाहते हैं एक पोर्टफोलियो अपनी बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है। आई थिंक मल्टी एसेट एलोकेशन पे बनाई हुई है, मिड कैप पे शायद मैंने बनाई है कि नहीं, आई कांट रिमेंबर, आई विल हैव टू चेक। चिल्ड्रंस जो फंड है उसको मैंने मोटा मोटा कवर कर लिया, डिटेल में नहीं गया हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई मैं डिटेल में उनके बारे में वीडियो बनाऊँ तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया है, मैंने आपको एक बड़ा मुद्दा प्राइवेट स्कूल की फीस जो बढ़ रही है उसके बारे में आपको जागरूक किया है।
अगर आप जागरूक जनता बनते जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को ये वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है। दूसरी हमने डिस्कस करा कि चाइल्ड की जो एजुकेशन की प्लानिंग है स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, उसमें जो 3 बड़ी मिस्टेक्स हैं उनको कैसे अवॉइड करना है वो भी सिखाया है। ये भी सिखाया कि कौन कौन से चाइल्ड एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस निकल के आते हैं। इतना सब कुछ मैंने आपको 20 से 22 मिनट की वीडियो में देने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।